नाजरीन, भारत की सबसे बड़ी धोखाधड़ी की वारदात सामने आई है। एक तरफ भारतीय अफवाज इसराइल में फलस्तीनियों के खिलाफ जंग लड़ने में मुलव्विस है, तो दूसरी तरफ भारतीय फौज ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को असलहा भी फराहम किया है। इस वक्त इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं, जिनमें इसराइली और इंडियन मीडिया के मुताबिक इसराइल डिफेंस फोर्स में शामिल इंडियन फौजी भी हिस्सा ले रहे हैं और उनमें से एक हाल ही में मारा गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक इसराइल में 4 इंडियन नयाद फौजी गजा में जारी जारहियत के दौरान मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक हालिया हलाकत दिसंबर के अवाइल में हुई और हलाक होने वाले फौजी का नाम जिल डैनियल्स बताया गया है। 34 साल जिल डैनियल्स, इसका तलक बनीमेना शहर यहूदी कम्युनिटी से है, जिनका आबाई इलाका इंडिया की रियासत महाराष्ट्र में है और वो वहीं से ट्रेन होकर आए हैं। इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा इंडियन यहूदियों को 7 अक्टूबर 2023 के बाद या तो बाकायदा तौर पर इसराइली डिफेंस फोर्स में शामिल किया गया या उन्हें रिजर्व फोर्स का हिस्सा बनाया गया है। अखबार के मुताबिक हाल ही में इंडिया से इसराइल नकल मकानी करने वालों में से 75 इंडियन शहरियों को इसराइल की लड़ाका फौज में शामिल किया गया, जबकि 140 को इसराइल भर में रिजर्व फोर्स के लिए बुलाया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हाल ही में इंडिया की बनी में नशा यहूदी कम्युनिटी के 5000 अफराद इसराइल मुंतकिल हुए, जो कई बरस से इंडिया से इसराइल मुंतकिली के ख्वाहिशमंद थे। भारत से नौजवान आ जाते हैं और इसराइल में आबाद होने के लिए फौज में भर्ती हो जाते हैं या फिर दरखास्त दे देते हैं। दोस्तों, मासूम फलस्तीनियों को निशाना बनाने पर इख्तिजाजन दुनिया के कई ममालिक इसराइल से अपना सफारती अमला वापस बुला चुके हैं, लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडियन दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 27 दिसंबर को इसराइली सफारतखाने के करीब धमाका हुआ था, जिसमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता एक तशवीश की लहर दौड़ गई और इसराइल ने इंडिया भर में मौजूद इसराइली शहरियों को मुहतात रहने का मशवरा दिया था। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय फौज यूक्रेन और रूस की जंग में भी टांग अड़ा रही है। भारत की बेयक वक्त रूस और यूक्रेन के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की भूंडी कोशिश जारी होती है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को असला भी फराहम किया जाता है। ऑनलाइन गर्दिश करने वाली वीडियो में यूक्रेनी फौज के हाथों हिंदुस्तानी साख्ता असले की मौजूदगी ने तहलका मचा दिया। यूक्रेन जंग में भारतीय असले के सबूत मंजरेआम पर आने के बाद भारत की रूस यूक्रेन जंग में गैर जानबदारी का मौक़िफ़ झूठा पड़ गया। ज़राए के मुताबिक यूक्रेन से मिलने वाले मखसूस असलहे की तैयारी हिंदुस्तान में होती है। हिंदुस्तान इससे कबल यूक्रेन से मिलने वाले भारतीय साख्ता असले आर्मीनिया को भी फरोख्त कर चुका है। तजिया निगार का कहना है कि यूक्रेन जंग में भारतीय गोला बारूद की फराहमी हिंदुस्तान की रूस के साथ सफारती कशीदगी का सबब बनने की। नाज़रीन, भारत इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि एक तरफ भारत की खुफिया कार्रवाइयाँ बेनकाब हो रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के ताल्लुकात भी खराब हो रहे हैं। भारत की मोदी सरकार ने खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की साजिश बेनकाब होने पर अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने का खुद इख्तराफ किया। अरब खबर रिसां इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश बेनकाब होने पर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई है और कशीदा हालात के बायस अमेरिकी सदर बाइडन ने हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया का दावतनामा भी ठुकरा दिया है। बाइडन के नई दिल्ली आने से इनकार पर मोदी सरकार ने क्वाड ग्रुप का इजलास मुलतवी कर दिया है। दूसरी जानब अमरीकी इदारे बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक मुल्क में शामिल करने का मुतालबा भी कर दिया है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और दिफाई मुआहदों पर पेशरफ्त सुस्त पड़ गई। गुज़श्ता साल जून में सिख रहनुमा हरदीप सिंह को भारत ने कनाडा की सरजमीन पर कत्ल करवा दिया था और गुज़श्ता साल सिख रहनुमा गिरफ्तवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की भारतीय साजिश को अमेरिका ने बेनकाब किया था। दोस्तों, भारत की ड्रामेबाजी और धोखाधड़ी की मिसालें तो दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आई हैं जो इंडिया का घनौना चेहरा बेनकाब करने के लिए काफ़ी हैं। अब तो भारतीय नेवल चीफ एडमिरल हरी कुमार ने ड्रामेबाजी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का भारतीय बहरिया का ये ड्रामा फ्लॉप हो गया है और मोदी हुकूमत बेनकाब हो गई है। भारत ने सोमालिया के करीब फंसे लाइबेरियन तजारती जहाज को बहरी कजाकों से छुड़ाने का ड्रामा किया था। अपने मगरबी अकाओं को खुश करने के लिए भारतीय बहरिया गुलामी में तलवे चाटने की तमाम हदें पार करते हुए झूठ पे झूठ बोलता रहा। गुज़श्ता दिनों भारतीय दिफाई ज़राए ने बहरे अरब में कजाकी से निपटने के लिए 4 जंगी जहाज रवाना करने का दावा किया था, लेकिन जिस कजाकी को नाकाम बनाने का दावा किया गया वो सिरे से हुई ही नहीं। जिस बहरी जहाज को आज़ाद करवाने का दावा किया गया उस पर कोई बहरी कजाक मौजूद ही नहीं था। यूं बॉलीवुड की फिल्म की तरह लिखा गया कजाकी का ड्रामा अपनी मौत आप मर गया। हकीकत में बहरे अरब को नो पायरेसी जोन करार दिया जा चुका है। भारतीय नेवी ऐसे कारनामे का ढंडोरा पीट रही है जो सिरे से वजूद ही नहीं रखता। इस फ्लॉप ड्रामे के बाद सवालात उठ गए हैं कि भारतीय नेवल चीफ एडमिरल हरी कुमार बहरे अरब में कजाकी के बारे में हकायक से लाइल्म हैं या मकर कर रहे हैं। क्या भारतीय नेवल चीफ को उनके मातहतों ने नहीं बताया कि भारतीय अरब कजाकी से पाक खिता है
नाज़रीन, इसराइली फ़ौज के हवाले से भी होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इब्तदा में तो इसराइल ने गजा की पट्टी पर फ़िज़ाई हमले किए, लेकिन फिर 27 अक्टूबर से उसने ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ कर रखा है, जिसके दौरान अब तक इसराइल के 170 से ज़ायद फ़ौजी मारे जा चुके हैं, जिनमें एलिट गोलानी ब्रिगेड के कमांडर भी शामिल थे। 13 दिसंबर को गजा की पट्टी में जारी लड़ाई के दौरान गोलानी ब्रिगेड को घात लगाकर शुमाली गजा में निशाना बनाया गया, जिसमें ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल टोमर ग्रीनबर्ग समेत 10 फौजी हलाक हुए थे। गोलानी ब्रिगेड का शुमार इसराइल की एलीट फोर्सेज में होता है और उसे इसराइल की मौसर लड़ाका फौज करार दिया जाता है। दूसरी जानिब हमास की जानिब से मुसलसल ये दावा सामने आ रहा है कि गजा जंग में मारे जाने वाले और जख्मी इसराइली फौजियों की तादाद जारी आदाद शुमार से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, दूसरी तरफ इस कदर नाकामियों और कमजोरियों के बावजूद इसराइल का गजा पर कब्जे का मंसूबा बैनुल अक़वामी मीडिया ने खुद बेनकाब कर दिया है। इसराइल के वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने इसराइल और हमास के दरमियान जंग खत्म होने के बाद गजा में मुस्तकबिल की हुक्मरानी से मुतल्लिक कुछ तजावीज़ के साथ एक खाका पेश किया है। इसराइल के वज़ीर दिफा की जानिब से पेश किया जाने वाला खाके के मुताबिक इस इलाके में फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी महदूद कर दी जाएगी, कंट्रोल इसराइल को दे दिया जाएगा। इसराइल के वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के 4 कॉर्नर मंसूबे के तहत इसराइली बमबारी की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही के बाद एक इसराइली इंतजामिया इलाके में बहाली और तामीर नो की जिम्मेदारी संभालेगी। अगरचे इसराइल के वज़ीर दिफा की तजावीज़ को उनकी काबीना के कुछ साथियों की तजवीज़ से ज़्यादा अमली समझा जा सकता है, लेकिन इम्कान है फ़लस्तीनी रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मुस्तरद कर दिया जाएगा, जो कहते हैं कि इस तबाहकुन जंग के ख़त्म होने के बाद गजा के बाशिंदों को खुद इलाके को चलाने की मुकम्मल इजाज़त दी जानी चाहिए। इसके बरक्स इसराइल चाहता है कि हमास और फ़लस्तीनियों को ख़त्म करके सब कुछ इसराइल को दे दिया जाए तो बात बनेगी, लेकिन इस तज़ाद को ज़रा मुलाहिज़ा करें। एक तरफ इसराइली फ़ौज मज़ीद जंग लड़ना चाहती है तो दूसरी तरफ बेशुमार फौजी माजूर हो गए हैं। जी दोस्तों, गजा पर लगभग 3 माह से जारी जंग में इसराइल को अस्करी और माशी तौर पर काबिल ज़िक्र नुकसान हो चुका है और अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जंग के सबब माजूर होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 12,000 तक हो सकती है। ये तखमीना अस्करी उमूर के नामे निगार यूसी योशुआ ने लगाया, जो इसराइल में यदयूत अहरोनोट अखबार से वाबस्ता हैं। उनके जमा किए गए अदाद शुमार के मुताबिक इसराइली फौज ने अब तक 2300 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की है, लेकिन 24 घंटे फील्ड से वाबस्ता अफराद जैसे कि अस्पताल का अमला, बहाली डिवीजन के हुकाम और इसराइली डिफेंस फोर्स के डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के जराये का कहना है असल आदाद शुमार इससे ज्यादा हैं। 3400 नए माजूर अफराद का इंदराज हुआ, लेकिन इसमें वो शहरी शामिल नहीं जो मगरब या मुल्क के शुमाल में की गई कार्रवाइयों के दौरान जख्मी हुए। पूरी कुव्वत के इस्तेमाल के बावजूद इसराइल अब तक अपने मकासद हासिल नहीं कर सका और गुज़श्ता 3 माह में वो कई बार अपनी जंगी हिकमत अमली बदलता रहा। पहले फ़िज़ाई हमले और उसके बाद 27 अक्टूबर से ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू की गई, जिसमें उन्हें हमास की तरफ से घात लगाकर किए गए मोहलक हमलों का सामना रहा। रवां हफ्ते ही ये खबरें आईं कि इसराइल ने गजा से बड़ी तादाद में अपने फौजियों को निकाल लिया है और अब वो मिसाइल और फ़िज़ाई हमलों में तेज़ी लाने का इरादा रखता है। दोस्तों, सिर्फ इसराइली फौजी नहीं बल्कि अमरीकी वज़ीर दिफा भी बीमार हो गए। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की तिबी पेचीदगियों के बायस रवां हफ्ते अस्पताल में एडमिट रहने का इंकशाफ हुआ है। पेंटागन के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन को 1 जनवरी को वाल्टर रेड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में दाखिल कराया गया। इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जारी जंग की वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं। आप सोचें, जब दूर बैठा अमरीका वज़ीर इस जंग की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो सकता है, तो 91 दिन से जंग में मौजूद फ़लस्तीनियों का क्या हाल होगा। इस वक्त गजा पर इसराइल के हमलों को 91 दिन मुकम्मल हो गए हैं। हमास मीडिया ऑफिस के मुताबिक 7 अक्टूबर से काबिज इसराइली फ़ौज ने 90 दिनों के दौरान 1876 हमले किए, जिसमें शहीद और लापता फ़लस्तीनियों की तादाद 29,438 है। हमास का कहना है कि इसराइली हमलों के नतीजे में 22,438 शुहदा की लाशें अस्पतालों में लाई गईं, जिसमें 9,730 बच्चे और 6,830 खवातीन शामिल हैं। शुहदा में 326 डॉक्टर्स और तिबी अमले के 326, सिविल डिफेंस के 42 और 106 सहाफ़ी शामिल हैं। गजा में 7,000 फ़लस्तीनी लापता हैं, जिनमें 70% बच्चे और खवातीन हैं। इसराइली हमलों में 57,614 अफराद जख्मी हुए। 6,000 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए फौरी सफ़र करने की ज़रूरत है। सिर्फ 645 जख्मी इलाज के लिए गजा से बाहर ले जाए गए, जबकि कैंसर के 10,000 मरीजों को मौत के खतरे का सामना है। हमास मीडिया की जानिब से जारी आदाद शुमार में बताया गया कि सेहत के 99 एहलकार गिरफ्तार और 10 सहाफ़ी हिरासत में लिए गए हैं। दोस्तों, यही वजह है कि इंसानी हकूक़ कमीशन के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्ट्स का कहना है कि 7 अक्टूबर के होलनाक हमलों के बाद गजा मौत और मायूसी की जगह बन चुका है। गजा के शहरी अपने वजूद के लिए रोज़ाना खतरात का सामना कर रहे हैं।
اب تو حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے حماس رہنما کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان بھی کر دیا اور یہ خوف اس قدر پھیل گیا کہ اسرائیلی خاتون نیوز اینکر حماس کے حملوں کے خوف کے باعث پسٹل لگا کر اپنے دفتر پہنچ گئی، جس کی تصویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ ان تمام خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے حماس کی مالی معلومات فراہم کرنے پر $10 ملین کی پیشکش کر دی ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ امریکہ حماس کے 5 فنانسرز یا گروپ کے مالیاتی میکانزم میں خلل کا باعث بننے والی کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات کے لیے $10 ملین تک پیشکش کر رہا ہے۔ دوستو، دنیا اس وقت نہ صرف نفسیاتی طور پر بلکہ جنگ کی وجہ سے معاشی طور پر بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مشہور فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈز کا کہنا ہے اسرائیل غزہ تنازع کے تناظر میں مشرق وسطی اور دیگر ممالک میں صارفین کی جانب سے بائیکاٹ مہم سے ان کے کاروبار پر معنی خیز اثر پڑا ہے۔ کمپنی کا کاروبار مشرق وسطی اور دیگر جگہوں میں متاثر ہوا جہاں اس کے خلاف صارفین نے بائیکاٹ کیا ہوا۔ اس بائیکاٹ کی وجہ سے تاثر ہے کہ یہ کمپنی اسرائیل کی حمایت کرتی ہے۔ میک ڈونلڈز دنیا بھر میں اپنے 40,000 سے زیادہ ملکیتی سٹورز چلانے کے لیے ہزاروں مقامی آزاد سرمایہ کاروں پر انحصار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت کی امریکی کمپنی اوپن اے آئی کے سربراہ سیم آلٹمین نے غزہ میں جاری جنگ کے حوالے سے کہا کہ ٹیکنالوجی کی صنعت میں کام کرنے والے مسلمانوں کو اپنے حالیہ تجربے پر بات کرتے ہوئے پریشانی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچوا سکتے ہیں اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا کو اب دکھائی دے رہا ہے کہ اس جنگ کو مزید جاری رکھنے سے دنیا کو ہر حوالے سے نقصان ہی ہوگا، جبکہ اس سے قبل پوری دنیا خاموش تھی۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں سمیت تمام مسلمان اور عالم انسانیت پر رحم فرمائے، آمین۔